हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ये मैसेज सबको कर दो कि ज्वाइन करो। ठीक है सर, मैं करता हूँ। उमेर, आवाज आ रही है? यस सर। एक दफा रिव्यू कर दो जो आज पढ़े। ठीक है सर। स्लाइड के बगैर स्लाइड की कोई नजर नहीं आ रही शेयर की। उसके बगैर नहीं कर सकते? ठीक है सर, उसके बाहर ही कर लूँगा। सबसे पहले सर उसके बगैर फ्री होगा कि वो तरतीब वाइज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे माइंड में मैं इंशाल्लाह उसको फिर बता दूँगा। सबसे पहले सर हमने कॉन्करेंसी पढ़ा था। कॉन्करेंसी क्या होती है कि कॉन्करेंसी होती है कि साइमल्टेनियसली जो है वो ट्रांजेक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही हों डेटाबेस के अंदर, यानी एक वक्त में दो यूज़र जो है वो एक्सेस कर रहे हैं और वो अपना रिकॉर्ड जो है वो उसमें अपडेशन वगैरह कर रहे देखो, हैं या आ कोई रही भी है स्क्रीन। ट्रांजेक्शन वगैरह। जी सर, आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड सबसे पहले सर हाँ सर, कॉन्फ्रेंसी पे सर मैंने लास्ट स्लाइड मैंने मिस कर दी थी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो दिखा देता हूँ मैं वहीं से स्टार्ट कर। डिस्ट्रीब्यूटेड हमने पहले भी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें हमारे पास एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस होती है जो कि आगे फिजिकल अक्रॉस दी कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल कनेक्शन वगैरह में उसके लिंक वगैरह दिए होते हैं। और ये एक किस्म की वर्चुअल डेटाबेस होती है जो एक किसी भी कंपोनेंट पार्ट में और उसके फिजिकल स्टोर होता है इन डिफरेंट डेटाबेस में, जिस तरह के हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग एक डेटाबेस जो है वो फिर रख देते हैं ताकि हमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। उसके बाद कंकरेंसी था। कंकरेंसी मैंने पहले ही बता दिया था कि कंकरेंसी में ये होता है कि एक एट अ टाइम पे दो बंदे जो हैं वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं और वो साइमल्टेनियसली अपना रिकॉर्ड जो है वो फिर काम कर रहे होते हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। तो इन कंकरेंसी को कंट्रोल करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ concurrency controls involves the synchronization of access to the database, distributed database, such that the integrity of the database is maintained. तो ये कंकरेंसी का जो एक मेथड है ये कंट्रोल करता है ताकि जो हमारी जो डेटाबेस है वो हमेशा जो है वो सिंक्रोनाइज्ड ही रहे और उसमें उसकी जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन ही रहे।
उसके बाद हमने सर जी पढ़ा था कॉन्करेंसी की और डिटेल्स टू वगैरह पढ़ी फेज थी उसका कि लॉकिंग जिस का बताओ, टू फेज लॉकिंग। अच्छा सर जी ठीक है। सर टू फेज लॉकिंग में जो है एक ये प्रोटोकॉल एक मेथड होता है कि जिसमें एक क्लॉक रिलीज हो जाता है तब उसके बाद जो है वो फिर दूसरी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो फिर प्रोसीड वगैरह होती हैं। ये कंप्राइज है टू फेज का। इसमें पहले फेज में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो एक तो लॉक रिक्वायर्ड करती है और ये नहीं करती कि दूसरा लॉक जो है वो रिलीज नहीं करती। इसको जो हमने पढ़ा था, हम कहते थे ग्रोइंग फेज का हमने था। और वन ऑफ दिस मेथड लॉकिंग मेथड और द मेन अप्रोच ऑफ ऑल इज टू रीड एनी राइट ऑल। इसका जो तमाम का जो एक अप्रोच है वो ये है कि रीड एनी जो है यानी रीड किसी किसी को कर सकते हैं लेकिन राइट आपने ऑल को करना है। इस तरह के ट्रांजेक्शन को जो है जो रिलीज कर लेता है और जो नया लॉक रिलीज नहीं करता। और हर ट्रांजेक्शन जो है वो फॉलो करती है टू फेज लॉकिंग लॉकिंग टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करती है और ये गारंटी करती है कि वो सिलेबल रहे और जो अप्रोच जो है वो पैरेललिज्म नहीं है यानी टू कॉन्फ्लिक्टिंग जो ट्रांजेक्शन्स के दरमियान जो है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट कोई भी नहीं लेकर आ रहे। इसके बाद एक ये बाउंड वेट एल्गोरिथम था कि जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें हमने क्या कहते थे कि टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में हम लोग ये बाउंड वेट एल्गोरिथम जो है उसको यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि ये दोनों चीज़ों को जो है वो नोट करता है, लोकल भी और ग्लोबली भी जितनी भी डेडलॉक्स वगैरह हो रही हैं और उनकी प्रिवेंशन वगैरह हो रही हैं। और इसके लिए फिर हम लोग टाइम स्टैम्प का जो है वो एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं कि टाइम स्टैम्प जो है वो फिर देखता है कि कौन सी क्वेरी का टाइम स्टैम्प ज़्यादा है तो वो उसी हिसाब से फिर आगे जो है या तो उसको कमिट कर लेती है या फिर रोल बैक पे वापस आ जाता है। बेसिक टाइम स्टैम्प जो था एल्गोरिथम जो था ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही हमारे पास एक मेथड है कि जो कि आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस को कि जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही होती हैं, उनका टाइम स्टैम्प भी नोट करते हैं और उसी की बेस पर जिस तरह आपने एग्जांपल वगैरह में बताया था T1 और T2, अगर वो T1 जो है वो हाई होता है T2 से तो यानी टाइम स्टैम्प से जो है वो लो होता है तो फिर तो आगे जा रहा होता है। लेकिन अगर वो टाइम स्टैम्प से इंक्रीज कर जाता है, जो T1 जो होता है वो लो होता है टाइम ज़्यादा होता है टाइम स्टैम्प से, तो फिर वो अबॉर्ट या रोल बैक की तरफ जो है वो वापस आ जाती है। अगर प्रोसेस इसको का बताओ, प्रोसेस। सॉरी सर प्रोसेस। ठीक है सर। प्रोसेसेस में ये होता है कि हर एक प्रोसेस जो है सर वो एक ट्रांजैक्शन के तौर पर काम करती है हमारे पास। और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि वो ट्रांजैक्शंस को जो है वो फैसिलिटेट कर सके हेट्रोजीनियसली। और जो ट्रांजैक्शन जो हैं वो फिर एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में एक काम वगैरह कर सकते हैं। इनकी जो एग्जीक्यूशन है फिर हमने इसकी एग्जीक्यूशन वगैरह भी पढ़ी थी कि एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि हमें रिक्वायर होती है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होती है एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन की मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें तमाम के तमाम जो हैं वो लोकल रिसोर्सेज जो मैनेजर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम के अंदर। और जो रिसोर्स मैनेजर वगैरह हैं वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और ये दो एक प्राइमरी एलिमेंट होते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन सिस्टम के। फिर इसमें पढ़ा था कि हमने जितने भी लोकल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एसेट प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी उनको फॉलो करना चाहिए उनको, कि जिसमें प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मेंटेनेंस रखा जाए और कॉम्प्लिकेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह हैं वो कोई फेलियर ऑकर ना कर दें किसी भी प्रोसेस में। जैनब बेसिक ट्रांस सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमिस्टिक वाले ही करूं। हाँ। The fourth algorithm is the distributed timestamp based or optimistic concurrency control algorithm। जो फोर्थ सर इसका होता है, फोर्थ algorithm है
वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टोमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल करता है। वो ऐसा एल्गोरिथम है जो उसकी कंकरेंसी को कंट्रोल करता है, विच ऑपरेट्स बाय एक्सचेंजिंग सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कमिट प्रोटोकॉल। और वो एक्सचेंज करता है, उसका ऑपरेशन ये होता है कि वो जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द कमिट प्रोटोकॉल, उसको वो एक्सचेंज करता है। फॉर ईच डाटा आइटम आर रीड टाइम स्टैम्प एंड राइट टाइम स्टैम्प आर transactions may read and update data items। और हर एक आइटम के लिए जो टाइम स्टैम्प होता है, और जो टाइम स्टैम्प रीड टाइम स्टैम्प होता है और जो राइट टाइम स्टैम्प होता है, उसकी वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वो रीड और अपडेट करता है। हर डाटा आइटम को अलग अलग वो करता है। फॉर ईच रीड द ट्रांजैक्शन मस्ट रिमेंबर द वर्जन आइडेंटिफायर। और इसमें ये मस्ट होता है जो हर ट्रांजैक्शन होती है उसका एक तो अलग से वर्जन आइडेंटिफायर होता है, और उसमें उसे मस्ट है कि वो उसे रिमेंबर भी रखे, वो उसे याद भी रखे कि उसका जो आइडेंटिफायर है वो क्या है, एसोसिएटेड विद द आइटम व्हेन इट वाज रीड। जो आइडेंटिफायर एसोसिएट होता है हर आइटम के साथ जब वो रीड किया जा रहा होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकंड। अच्छा, कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे वो दिखाना था, वो अभी नहीं है? यस सर, मैं हूँ। तुमने उमेर नहीं दिखाया था ना? नहीं सर, मैं दरअसल वो दोस्त के वालिद की डेथ हो गई थी ना, तो मैं उसके गया हुआ था उधर, और लास्ट टाइम फिर आपको दिखाना था, लेकिन आपने कहा था कि नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। अच्छा, ऐसा है कि थोड़ा सा ना ये मैंने जो है ना ये थोड़ा सा ना ये स्लाइड्स वगैरह ये बनाई है, ठीक है जी इसकी सर। ना, तो इसकी थोड़ी सी ना ठीक है सर। डिस्कशन ये स्टूडेंट्स वगैरह ये सारी सब चीज़ें कर लें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, थोड़ा और इसकी डिटेल वगैरह वो की है ना, तो उसके बाद फिर उमेर तो मुझे अपना वो दिखा देना, ठीक है? ठीक हो गया सर। ऐसा करना 5:10 5:05 पे मुझे दिखा, 5:05 तक दिखा देना, सही है? ठीक है सर, मैं आपको रिमाइंड ठीक है करवा सर। अच्छा, अक्सा कहाँ पे? अक्सा, हेलो। जी सर। एक दफ़ा देखें ये जो आउटलाइन है ये ज़रा रिव्यू करें। Introduction, background, distributed database design, database integration, semantic data control, distributed query processing, distributed transaction management, data replication consistency criteria, replication protocols, replication and failure management, parallel database systems, distributed object DBMS, peer-to-peer data management, web data management, current issues. Why replicate? System availability, avoid single points of failure, performance localization, scalability, scalability in numbers and geographic area, application requirements. Why not replicate? Replication transparency, consistency issues, update are costly. Available may suffer if not careful. एक्सप्लेन करें क्या पढ़ा, क्या पता चला? अगर याद हो रेप्लिकेशन वगैरह हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था, राइट? सर रेप्लिकेशन तो ये होता है कि हमारा जो है वो डाटा एक मतलब एक डाटा जो है वो डिफरेंट जगह पे मतलब डुप्लीकेट हुआ था डाटा जो है वो हमारा एक ही डाटा एक सेम डाटा जो है वो डिफरेंट जगहों पे पड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत से इश्यूज भी आती हैं कि अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है तो मल्टीपल कॉपीज जो है वो पड़ी हुई होती हैं डिफरेंट लोकेशन पे। तो अगर हम अपडेट कर रहे हैं डाटा तो हमें उसमें हमें डिफरेंट कंसिस्टेंसी वगैरह ये इश्यूज आती हैं कि अगर हमने अपडेट करना है तो हमें हर जगह पे अपडेट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा डिफरेंट लोकेशंस पे वो पड़ा हुआ है, मल्टीपल कॉपीज पड़ी हुई है डाटाबेस की। तो
सर ये इशू होता है रेप्लिकेटेड का, तो हमें उसके लिए कंसिस्टेंसी कंट्रोल वगैरह ये सब यूज करने होते हैं कि हमारा वो ना हो उसमें कोई के अपडेट हुआ है तो कोई किसी एक जगह पे सिर्फ ना हो, हर जगह पे हो. एग्जीक्यूशन मॉडल, देयर आर फिजिकल कॉपीज ऑफ लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स इन दिस सिस्टम. जो हमारे डेटाबेस होती है उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो हमारे सिस्टम पे पड़ी हुई होती हैं. Operations are specified on logical objects but translated to operate on physical objects. जो हमारे operations होते हैं जैसे कि transactions वगैरह होती हैं वो तो हमारे logical ही होती हैं, मतलब हम just query apply वगैरह कर रहे होते हैं, पर जो हमारे पास वो जो ट्रांजेक्शन की बेस पे हमारे पास डाटा आता है वो हमारे पास एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब कि हमारे पास एक टेबल वगैरह जो हमने क्रिएट किया तो उसमें से हम क्यूरीज वगैरह अप्लाई करके हमारे पास डाटा आता है. वन कॉपी इक्विवेलेंस. द the effect of transactions performed by clients on replicated objects should be the same as if they have been performed on a single set of objects. जो कि हम जो हमारे क्लाइंट जो होते हैं वो क्यूरी परफॉर्म करते हैं रेप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स में, वो सेम होने चाहिए. मतलब कि जो रेप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पे सेम डाटा पड़ा हुआ है वो हर जगह पे सेम होना चाहिए. और अगर हम उसको सिंगल जगह पे जो है वो कर रहे हैं, क्यूरी अप्लाई कर रहे हैं. राइट एक्स लॉजिकल डाटा आइटम, राइट एक्स राइट फिजिकल डाटा आइटम. चलें स्टॉप हो जाए थोड़ी देर. पुरजुलैन. जी सर. Replication issues, consistency models. How do we reason about the consistency of the global execution state? Consistency model कि how do we reason about the consistency. अच्छा, हम जो consistency है उसका reason कैसे कर सकते हैं global execution state में. म्यूचुअल कंसिस्टेंसी होती है और ट्रांजेक्शनल कंसिस्टेंसी होती है. हमारे पास दो कंसिस्टेंसी है, एक म्यूचुअल है और एक ट्रांजेक्शनल है. Where are updates allowed, centralized और distributed. जहाँ पे हमारी अपडेट्स जो होती है वो कहाँ कहाँ पर अलाउ होती है हमें, एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में. अपडेट प्रोपेगेशन टेक्निक्स. हाउ डू वी प्रोपेगेट अपडेट्स टू वन कॉपी टू द अदर कॉपीज. हम किस तरह से एक कॉपी से दूसरी कॉपी पे जो है अपडेट्स कर सकते हैं. सर रह गया थोड़ा. कंसिस्टेंसी, म्यूचुअल कंसिस्टेंसी क्या होता है. हाउ डू वी कीप द वैल्यूज ऑफ फिजिकल कॉपीज ऑफ अ लॉजिकल डाटा आइटम सिंक्रोनाइज. हम जो है अच्छा, हम डाटा की जो है फिजिकल कॉपीज किस तरह से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी क्या होता है. ऑल कॉपीज आर अपडेटेड विदिन द कॉन्टेक्स्ट of the updated transaction. तो सारी कॉपीज अपडेट होनी चाहिए. अगर कोई अपडेट की हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या अपडेट की हम क्यूरी कोई अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी कॉपीज पे अप्लाई होनी चाहिए. मतलब सारी कॉपीज हमारी अपडेट होनी चाहिए. इसके बाद व्हेन द अपडेट ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स ऑल कॉपीज हैव द सेम वैल्यू. जैसे कि अपडेट की ट्रांजेक्शन या क्यूरी हमारी अप्लाई होती है, उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होती है तो हमारी जो सारी कॉपीज पड़ी होती है उस डाटा की, जहाँ जहाँ भी हमारी कॉपीज पड़ी होती हैं उन सबकी वैल्यूज अपडेट होनी चाहिए, उन सबकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए. टिपिकली अचीव्ड थ्रू 2PC. जो है टिपिकली जो है वो 2PC के थ्रू जो है वो हम जिस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. वीक कंसिस्टेंसी क्या होती है. इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. द कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल व्हेन अपडेट ट्रांजेक्शन कंप्लीट बट दे इवेंचुअली कन्वर्ट्स टू द सेम वैल्यू. वीक कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम जैसे जो कॉपीज हैं वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कॉपीज जो है वो सारी जगह अपडेट नहीं होती हैं. मैनी वर्जन पॉसिबल. इसके लिए मैनी जो है वो वर्जन या रीजन हो सकती हैं. टाइम बाउंड्स, वैल्यू बाउंड्स और ड्रिफ्ट. इसकी डिटेल हम देखेंगे. सर आगे. उमेर, हेलो उमेर.
यस सर। ये इस डायग्राम को एग्जांपल को एक्सप्लेन करो। हेलो जी सर, वो सेंटर में कुछ आ गया था ना। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में बताया जा रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 साइट्स हैं। साइट ए है, साइट बी है, साइट सी है ना। और उसमें जो T1 है उसमें हम एक्स कर रहे हैं, यानी राइट कर रहे हैं डाटा को, और साइट बी में भी राइट कर रहे हैं, साइट सी में भी राइट कर रहे हैं। कंसिडर दिस हिस्ट्रीज। अब अगर इन हिस्ट्रीज को हम लोग कंसिडर करें तो या भी कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं कि W1XA ग्लोबल हिस्ट्री नॉन सीरियलाइजेबल म्यूचुअली कंसिस्टेंट रिज्यूम। इसकी कुछ खास समझ नहीं मुझे। नहीं, यहाँ पे ये डिफरेंट साइट्स हैं, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हमारे पास हो रहे हैं, कितनी ट्रांजैक्शन अप्लाई हो रही है। सर साइट ए में तो एक ही ट्रांजैक्शन अप्लाई हो रही है, हाँ, जिसमें T1 हो हमारा गई ना, और T2। T1 है। T2 में भी सर एक ही हो रही है, 2 हो रही हैं सर, रीड भी हो रही है और राइट भी हो रही है। हाँ, और T3 में भी रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है, यानी साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं, रीड के साथ साथ राइटिंग भी हो रही है। अगर अच्छा, हम तो अब ये साइट ए, साइट बी, साइट सी, 3 ट्रांजैक्शन जी यहाँ सर, पे, मतलब हम इस तरह कह लें कि हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन अप्लाई हो रही है, कमिट करके हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो जी यहाँ सर। पे जो है टाइम वगैरह का किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। कि टाइम किसका ज़्यादा हाँ, लगेगा? टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डर, वो सारी चीज़ें। अच्छा एक मिनट। यानी अगर हम लोग इस एग्जांपल का भी जहाँ तक मैं समझाऊँ सर, हमारे पास जो साइट ए है हम वहाँ पर राइट कर रहे हैं, और साइट बी जो है वो फिर रीड कर रही है एक्स को और उसी को ही कमेंट कर रही है, और फिर जो है उसी को ही वहाँ पर कमेंट कर रही है। और जो साइट सी है वो फिर क्या कर रही है, एक्स को भी रीड कर रही है, मतलब ए को भी रीड कर रही है साइट, और साइट बी को भी रीड कर रही है, और फिर उसी फार्मूले को पुट करके उसको फिर जी में, यानी एक नया डाटा जो है वो फिर कमेंट करें। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए कि कौन सी ट्रांजेक्शन टाइम लेगी तो वो तो साइट सी है सर, क्योंकि वो 2 जगह को रीड कर रही है और फिर दोनों को राइट कर रही है। और सबसे कम हम टाइम स्टैम्प देखेंगे तो वो साइट ए का होगा, क्योंकि वो सिर्फ राइटिंग कर रही है बस। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, नीचे आओ, देखो ये लिखा हुआ है ग्लोबल हिस्ट्री नॉन सीरियलेबल, ठीक है, नजर आ रहा है ना ये। यस सर, यस सर। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये T1 से क्या है। T1 से तो मुराद सर साइट ए है, कि साइट ए से जा रहा है डाटा साइट 2 पे, इन हाँ, ट्रांजेक्शन 2 पे जा रहा है डाटा, और T2 से फिर T3 पे जा रहा है, और T2 और T3 से फिर T1 पे जा रहा है आगे डाटा। T2 से T3 में जा रहा है, और T3 से किस में जा रहा है। T3 से फिर वो दोबारा जो है सर T1 में जा रहा है, लेकिन फॉर्मूले के मुताबिक एक्स रीड कर रहा है, रीड कर रहा है, एक्स रीड कर रहा है, दोबारा T1 में आ रहा है ना सर। इसका उसी मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे हमारा रोल बैक अप्लाई हो रहा है। यस सर, होल अभी हम बैकअप लोग अप्लाई हो रहा फिर। हम लोगों ने एबॉट और रोल बैक पढ़ा था ना, कि जिसमें अगर जी मेरे जी पास T3 पे आके अगर मेरे पास यहाँ पे आगे नहीं जाता, ठीक है, तो फिर तो ये मेरी जी जी ये जो मेरी इक्वेशन ये टर्मिनेट हो गई, कि T1 से T2 में जा रही है और T2 से फिर बिल्कुल मेरे पास T3 में जा रही है, क्योंकि मेरे पास ये T3 3 में। साइड है, ठीक है। मतलब मैं इसको यस यहाँ सर। पे इस तरीके से भी ले सकता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से ले सकता हूँ कि ये मेरे पास T1 है, ठीक है, ऐसे यहाँ कर लो, ये मेरे पास है यस सर। T2, ठीक है, यस सर। ये मेरे पास क्या है T3, ठीक है। तो मेरे पास डेटा जो तीसरी है, यहाँ यस से सर। यहाँ पर आ रहा है,
फिर उसके बाद T2 से T3 में जा रहे हैं और फिर T3 T3 में से जा रहा है, दोबारा T1 में आ रहे हैं, T1 में ठीक जा है। रहा है। तो अगर मैं यस यहाँ सर, पर T1 से T2 में आ रहा है, T2 से T3 में आ रहा है, यहाँ पर आगे अगर मैं इसको बस यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ तो ये मेरे पास हो जाता है एबॉर्ट, ठीक है। एबॉर्ट अबॉर्ट का हो क्या जाएगा। मतलब होता है, टर्मिनेट हो जाओ, ठीक है, बस हमारी ट्रांजैक्शन और वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। लेकिन यस सर, हमारे पे इस इक्वेशन के मुताबिक हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि T1 से दोबारा हमारे पास T3 से दोबारा T1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो क्या T1 में मतलब जा है कि रहा है। इसमें हमारे पास जो है हम लोगों ने इसको जो रोल बैक कर दिया, ठीक है। रोल बैक का मतलब ये होता है कि दोबारा प्रीवियस उस पर चले जाओ, ठीक है, यस सर, कि जो वो अप्लाई किया था। अप्लाई किया। अच्छा, तो और इसमें टाइम कॉन्स्टेंट का थोड़ा सा बता दो, T1 T2 लीगली T3। टाइम कंसिस्टेंट का सर, हाँ हाँ, टाइम स्टेम्प्स वगैरह, टाइम जो हमने पढ़ा था अभी। जी सर। हेलो, यस सर, एक मिनट मैं जरा इसको कौन इस वैलिडेट एग्जांपल में करता हूँ। कौन टाइम वगैरह एक्सप्लेन करके देगा मुझे? हेलो हेलो। सर जिसमें वो लॉ की बात की थी आपने, एग्जांपल एक बताई थी। हाँ बताओ। सर जिस तरह ये साइट ए, साइट बी, साइट सी है ना, तो इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब एक्स वाई और एक्स वाई जी, मतलब एक राइट कर रहा है, दूसरा रीड राइट कर रहा है, और तीसरा रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है, और कमेंट भी कर रहा है। कमेंट तो तीनों ही कर रहे हैं। तो वो जो आपने टाइम स्पेंड ऑर्डरिंग की बात, स्टैम्प ऑर्डरिंग की बात की थी कि उसके अंदर मेरे ख्याल में 2 फेसेस होते हैं, लॉग फेसेस होते हैं, मतलब जिसमें हम एक रीड ऑप्शन के लिए होता है और एक राइट ऑप्शन के लिए होता है। ऐसे ही है सर? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, तो सर नहीं, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, मैं कह रहा हूँ इसकी टाइम कैसे हम वो करेंगे, इसका टाइम किस तरीके से हम बता सकते हैं? मैंने सर बताया था जिस ना, T1 से ये T2, T2 से T3 इस तरह जा रहे हैं। T1 से T2, सर जिस तरह आपने बताया था ना कि T1 वाला जो है वो T2 को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन करता है, वो कोई चीज़ रीड करता है, और T2 वाला जो है वो T3 को एक्सेस करता है, तो उसके अंदर वो रीड भी करता है, राइट भी करता है, और कमेंट भी करता है। अच्छा, फिर लेट्स से कि मैंने यहाँ T3 तक आना है ना, ठीक है। जी जी ये मेरे पास T1 है, ये मेरे पास T3 है, ठीक है। अब जी जी मैंने जो इसमें जो T1 पहले जो जाएगा T2 में, ठीक है। जी जी सर, फिर जी T2 सर। से हमारे पास T3, तो इसका मैं टाइम कैसे बता सकता हूँ कि किसका टाइम ज्यादा है, किसका टाइम कम है? सर T1 से T2 तक का, फॉर एग्जांपल अगर T1 यहाँ से बैठ के T3 को डाटा जो है वो एक्सेस करता है, उसमें कमेंट करता है या रीड राइट कुछ भी करता है, तो वो डायरेक्ट T1 T3 जो आपने डायग्राम बना के समझाया था सर, उसका बता रहा हूँ। हम्म। तो T1 वाला जो है वो T3 तक भी जा सकता है डायरेक्ट ही, तो या फिर वो ये है कि वो T2 से होके जाएगा, तो वो T2 से होके जाएगा तो टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, तो ट्रांजेक्शन वो जो T1 से T3 पे जाएगा तो टाइम कॉस्ट कम आएगी। वो जो आपने डायग्राम बनाई थी ना, उससे यही समझ आई थी सर। अच्छा, चलो आगे चलो। सेम है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, बस जस्ट ऊपर थोड़े से नाम चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही है। देखो ये सब चीजें हमने पढ़ी है। चलो आगे। E-edger replication changes are propagated in the scope of the transaction making the changes within the scope of the transaction making, मतलब ये स्कोप के अंदर होता है कि जी हम जो है वो इसकी चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। The ACID properties apply to all copy updates. Synchronous
deferred, sorry sir, अच्छा, ये deferred यहाँ पे लिखा है रोवा प्रोटोकॉल रीड वन राइट ऑल, ये कौन सा एल्गोरिथम है? फेस टू ये फेस सर ये लॉकिंग। टू फेस हो गया, जिसमें एक ऑप्शन एक रीड का आ गया और एक राइट का हो गया। अभी याद है ना, हमने टू फेस लॉकिंग एल्गोरिथम पढ़ा था जी कि जिसमें सर। यस मेरे सर, पास जो है, जिसमें मेरे पास जो रीड ऑपरेशन हो रहा है, मेरे पास राइट ऑपरेशन हो रहा है। टू फेस का क्या राइट, मतलब है कि दो जी चीजें सर। हम लोग कर सकते हैं, या तो हम उसको जो है रीड कर सकते हैं या उसको हम या राइट, राइट कर राइट कर सकते हैं। सकते जी ठीक है। सर, अच्छा, जी अक्सर एक्सप्लेन करो जरा ईगर एप्लीकेशन। जी सर। Changes are propagated within the scope of the transaction, making the changes the ACID properties applied to all copy updates। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जितने भी कॉपीज हैं हमारी डेटाबेस की, उस सब में हमारी एसिड प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है। एसिड क्या होती है? ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो हमारी जितनी भी कॉपीज होती हैं उन सब में अप्लाई होती है। और इसमें एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, रोवा प्रोटोकॉल रीड वन राइट ऑल। इसमें ये हमारा टू फेस लॉकिंग एल्गोरिथम जो है वो है, जिसमें क्या था कि हमारे पास रीड राइट ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहा था वो। उसमें क्या होता है कि हम रीड लॉग जो है वो सेट कर, जिन आइटम्स को हम रीड करते हैं उनमें हम रीड लॉग सेट करते हैं, और उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं राइट लॉग में, ताकि हम उसके ऊपर जो है वो कुछ अपडेट वगैरह जो क्यूरीज है वो अप्लाई कर सकें, उनको हमारे डेटा को अपडेट कर सकें हम। lazy replication lazy replication first executes the updating transaction on one copy. After the transaction commits, the changes are propagated to all other copies। lazy replication में क्या होता है कि जो हमने अपडेट किया होता है वो सिर्फ जो हम अपडेट क्यूरी होती है वो जस्ट एक ही कॉपी में सर कुछ हमने वो जस्ट एक ही कॉपी में पहले अप्लाई होती है, फिर उसके बाद फिर उसको कमिट करने के बाद वो जो है वो बाकी जितनी भी कॉपीज होती है उन सब में बाद में वो चेंजेस जो है वो अपडेट होती हैं। वाइल द प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस द कॉपीज आर म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट। मतलब क्योंकि इसमें ये होता है कि पहले जस्ट एक कॉपी में अपडेट हो रही है, उसको कमिट करने के बाद बाकी सब में अपडेट हो रही है, तो ये जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। स्टार्ट में इसमें इनकंसिस्टेंट क्या होता है कि अब एक कॉपी में अपडेट होगी बट बाकी कॉपीज में अपडेट नहीं हुई। The time the copies are mutually inconsistent is an adjustable parameter which is application dependent। और वो टाइम जिसमें हमारा जो कॉपीज होती हैं, डिफरेंट डेटाबेस कॉपीज होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, वो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन कमिट्स। अब इसमें यह है कि सबसे पहले यहाँ पे साइट वन जो हमारी एक कॉपी है उसमें अपडेट होगा, और उसके बाद बाकी जो जितने भी कॉपीज हैं उन सब में अपडेशन होगी। अच्छा, ईगर रेप्लिकेशन और लेजी रेप्लिकेशन में एक छोटा सा डिफरेंस बता दो बस। सर इसमें यह है कि जो ईगर एप्लीकेशन है उसमें जितनी भी हमारी कॉपीज हैं उन सब में एट अ टाइम ही अपडेशन होगी और कमिट हमारा होगा। और जो लेजी एप्लीकेशन है उसमें जस्ट एक कॉपी में पहले अपडेट होगी और कमिट होगा उसमें एक कॉपी में एक साइड में, और उसके बाद जितने भी कॉपीज हैं उन सब में बाद में अपडेशन होगा। अच्छा, फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन कुरुचलेन हेलो जी सर, एक मिनट। फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन की फॉर्म्स हमें बताई हुई है। 4 है इसकी फॉर्म्स, ईगर है, लेजी, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। ईगर में हमें ये बताते हैं कि नो इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिकल कॉपीज जो है आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होती हैं। रीडिंग द लोकल कॉपी यील्ड द मोस्ट अप टू डेट वैल्यू। रीडिंग द लोकल कॉपी मोस्ट अप टू डेट वैल्यू।
अच्छा, ये लोकल कॉपी जो है वो रीड करता है अपडेटेड जो होती है, अप टू डेट वैल्यू जो होती है वो रीड करता है, जो कि सबसे पहले मतलब मोस्ट अपडेटेड जो कि हम लोगों ने मोस्ट अपडेट की होती है वो पहले रीड करता है। चेंजेस आर ऑटोमिक, चेंजेस जो है वो अटोमिक होती हैं, मतलब वो हर किसी पे चेंज होती है, तो चेंज करनी पड़ती है। आर ट्रांजेक्शन हैज़ टू अपडेट ऑल साइट्स, ट्रांजेक्शन जो है वो जितनी भी साइट्स होती हैं, मतलब हमारा डाटा जो है वो जहाँ जहाँ कॉपीज उसकी पड़ी होती है हर साइट को अपडेट करना होता है उसको। लॉन्गर एक्सिक्यूशन टाइम, लोअर अवेलेबिलिटी, इसकी दो चीज़ होती हैं। लॉन्गर एक्सिक्यूशन टाइम होती है, मतलब एक्सिक्यूशन में टाइम ज़्यादा लेती है, और लोअर अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी जो है इसकी वो लोअर होती है। लेजी में क्या होता है, ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज लोकल, गुड रिस्पॉन्स टाइम, ट्रांजेक्शन जो है हमेशा वो लोकल होती है और इसका रिस्पॉन्स टाइम हमेशा अच्छा होता है। डाटा इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, आ लोकल रीडर डज नॉट ऑलवेज रिटर्न द मोस्ट अप टू डेट वैल्यूज, जो लोकल होते हैं वो हमेशा जो है अप टू डेट वैल्यूज रिटर्न नहीं करता। चेंजेस टू ऑल कॉपीज आर नॉट गारंटीड, जो चेंज हम लोग करते हैं अपडेट करते हैं वो हर कॉपी में होना ज़रूरी नहीं है, कभी हो जाए और कभी नहीं होता, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एप्लीकेशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट। सेंट्रलाइज में क्या होता है, नो इंटर साइट सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी, इसका मतलब है इट टेक्स प्लेस एट द मास्टर। नो इंटर साइट सिंक्रोनाइजेशन इज, अच्छा इंटर साइट सिंक्रोनाइजेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होता, इट टेक प्लेस एट द मास्टर, वो मास्टर साइट पे ही सिर्फ जो है वो होता है। देयर इज ऑलवेज वन साइट विच हैज़ ऑल द अपडेट्स, इसका सिर्फ एक साइड होती है जहाँ पे सारी अपडेशन होती है। द लोड एट द मास्टर कैन बी हायर, द मास्टर लोड एट द मास्टर, जो मास्टर पे लोड होता है वो हाई हो सकता है। रीडिंग द लोकल कॉपी में नोट yield द मोस्ट अप टू डेट वैल्यू, रीडिंग द जो कॉपी को लोकल कॉपी रीड करना है वो अप टू डेट वैल्यूज रीड करने के लिए ज़रूरी नहीं होता, अप टू डेट वैल्यूज को रीड करे वो ये ज़रूरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या, एनी साइट कैन रन आ ट्रांजेक्शन, जो जितनी भी साइट्स होती हैं वो सारी ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन उस पर रन कर सकती है, मतलब जितनी भी साइट होती है सब पे ट्रांजेक्शन हो सकती है। लोड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉपीज नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड, जो कॉपीज होती है वो मस्ट होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मेर Yes, sir. Eager centralized protocol design parameters distribution of master single master primary copy distribution of master में हम डिज़ाइन किस तरह करते हैं। एक तो सिंगल मास्टर होता है हमारे पास कि वन मास्टर फॉर ऑल डाटा आइटम्स, एक ही हमारे पास नोड हो और जितने भी डाटा आइटम्स वगैरह हो वो वहीं से एक्सेस वगैरह हो। प्राइमरी कॉपी डिफरेंट मास्टर्स फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डाटा आइटम्स। प्राइमरी कॉपी में ये होता है कि हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोड्स जो हैं, डिफरेंट नोड्स जो हैं वो फिर अलग अलग तरह के आइटम्स के लिए हम लोग रख लेते हैं। लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लिमिटेड एप्लीकेशंस एंड यूजर्स नीड्स टू नो हु द मास्टर इज। लेकिन इसकी एक ट्रांसपेरेंसी में एक लिमिटेशन है कि एप्लीकेशन साइट को फिर ये बताना पड़ता है कि किस डाटा आइटम का मास्टर कौन सा है। अपडेट ट्रांजेक्शन आर सबमिटेड डायरेक्टली टू द मास्टर, क्योंकि अपडेट जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो डायरेक्टली प्राइमरी नोड पर यानी मास्टर नोड पर ही जाती हैं।